पहले फिल्में कर रहे थे जिसमें आपकी लगातार फिल्में आ रही थी, बरसात के बाद, गुप्त, बादल, बिच्छू, ये सब अच्छी फिल्में, हमराज, अजनबी, हम सब ने देखी है। उस वक्त आप डिसिप्लिन नहीं थे? ये डिसिप्लिन था, पर बीच में डिसिप्लिन खो दिया था, उसका मतलब भूल गया था। क्यों ऐसा? क्योंकि जब चीजें चलती नहीं आपके हिसाब से, अब वक्त बुरा चल रहा होता है जी, तो आप दुनिया को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सब कुछ ठीक है मेरे में। फिर आपको बुरी आदतें पड़ जाती हैं, जो मतलब जैसे कि दारू की आदत, और आप उसमें डूबने लगते हो। तो मेरे साथ वो हुआ, और फिर जब मैंने रियलाइज किया कि ये क्या कर रहा हूँ मैं अपने आप को, मतलब मुझे बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनना है, मेरे बेटे हैं, अगर मैं ऐसा एक लूजर की तरह रहूंगा तो क्या समझेंगे, क्या कैसे फेस करेंगे वो दुनिया। तब मैंने तय किया कि नहीं, मेरे कोई हाथ पकड़ के मुझे आगे बढ़ाने नहीं वाला, मुझे खुद आगे चलना पड़ेगा। और मैंने तय कर लिया उस दिन से, और आज का दिन है। मैं हमेशा अपने ऊपर मेहनत करता हूँ, खाने का ख्याल, सोने का टाइम। सोना कभी उल्टा सीधा हो जाता है क्योंकि हमारे काम ही ऐसा है, टाइमिंग हमारे 13-13 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन वर्कआउट रेगुलर करता हूँ मैं, हफ्ते में 6 बारी करता हूँ, खाना ठीक से खाता हूँ, चॉकलेट का शौक है वो बीच में है थोड़ा बहुत, पर और मैंने तैयार कर लिया अपने आप को कि कोई भी मेरा दरवाजा खटकाए या कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो मैं ये नहीं हो कि अरे ये कैसे कर पाऊंगा, या मुझे देखेंगे तो बोलेंगे इसने, हम आए थे इसके पास पर ये तो कुछ कर नहीं सकता। तो आई केप्ट माई सेल्फ प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू फेस एनी चैलेंजेस। और मैंने चाहा था कि मैं अलग किस्म के रोल्स करूं जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हो, क्योंकि कब तक आप वही मेन लीड कर सकते हैं, सबका समय आता है और चला जाता है। और जब मैं फिल्में देखता था तो मैं देखता था कि मेरी खुद की फिल्में और बाकी फिल्में कि उसमें कोई कैरेक्टर्स हैं जो इतने इंटरेस्टिंग हैं, जो मेन लीड नहीं है, लेकिन उनके कैरेक्टर्स। जैसे किसमें आपको लगा अपनी फिल्मों में? कितनी फिल्में वैसे, मतलब कोई एग्जांपल जैसे कि बरसात में डैनी सर ने जो रोल किया वो इतना इंटरेस्टिंग था, जिस तरह उन्होंने उसे निभाया। मैं अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए दूध पीता हूँ, वो भी शहद के साथ। मतलब मुझे वो डायलॉग थोड़े बहुत इतने याद नहीं, लेकिन ही वॉज इंटरेस्टिंग, ही प्लेड द कैरेक्टर टू द टी। तो और भी बाकी अमरीश जी के साथ काम किया मैंने एक फिल्म में, मैं बहुत लकी था, मुझे बादल में उनके साथ काम करने को मिला। क्या कमाल की फिल्म थी। हाँ, पर वो कितने अच्छे इंसान थे, और कितनी मतलब उन्होंने जब ओवर द टॉप कैरेक्टर्स भी प्ले किए, इतने ऑनेस्टी के साथ प्ले किए कि आपको वो कभी ओवर द टॉप लगते नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कैरेक्टर्स करता हूँ, मैं भी ऐसे रोल्स करता हूँ जो, जैसे अनुपम जी ने कितने रोल्स किए हैं, यू नो, गुड एक्टर्स, एंड ओम जी ने, मतलब तो आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट। पर वैसे ऑफर्स आ ही नहीं रहे थे, मतलब मुझे सब सोचते थे कि ये स्टार था एक जमाने पहले, मेन लीड था, बाकी जगह बैठता नहीं है। फिर OTT प्लेटफॉर्म ने मुझे हेल्प किया। तो जो अनुराग कश्यप ने भी कहीं हाल फिलहाल में कहा कि 40 साल बाद उसने एक्टिंग सीखी। नहीं, वो उसकी कुछ कंफ्यूजन है उस बात पर। मैंने 40 साल बाद में एक्टिंग सीखना नहीं शुरू किया, मैंने और गंभीरता से लेना शुरू किया, मैंने उसे और ऑनेस्टी अप्रोच करना शुरू किया। मैंने एक्टिंग क्लासेस ली आफ्टर 40। हाँ, क्योंकि मैं सोचने लगा कि कुछ तो गलत होगा मुझ में, कि मुझे काम मिल नहीं रहा, मुझे कुछ हो नहीं रहा मेरे साथ। तो मैंने एक्टिंग कोर्सेज किए, मैंने फिर एक फिल्म बनाने की कोशिश की, उससे मैंने दाढ़ी उगा ली थी। पहली बार जब दाढ़ी उगाई तो सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसको देखो, इसने क्या, मतलब ऐसे मतलब होता था मेरे साथ। तो फिर वो भी किसी ने फंड नहीं दिया उस फिल्म के लिए, तो बनी नहीं। और मैंने उसका नाम सोच रहा था, चंगेज था नाम फिल्म का, चंगेज डब्बे में रह गई। पर फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पोस्टर बॉयज में, श्रेयस तलपड़े के साथ। पर श्रेयस एज एन एक्टर पहली बार डायरेक्ट कर रहा था, तो उससे मैंने बहुत सीखा कि कैसे एक एक्टर अप्रोच करता है। और मैं सुनने लगा, और मैं अपने अंदर वो चीजें डालने लगा कि मुझसे वो वर्कशॉप्स कराता था जो कोई करता नहीं था पहले। सिर्फ एक्टिंग वर्कशॉप पे जाओ तो आपसे वो करवाते हैं, लेकिन शूटिंग के पहले कोई करता नहीं था। अब तो बन गया एक रूल कि करना पड़ता है, और करते हैं। मुझे बहुत मजा आता है वो प्रोसेस में। तो उसके बाद मैंने सीखा। तब फिर मैंने, जब भी मैं कुछ करने लगा तो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ बिफोर आई शूट, यू नो। जैसे मेरी पहली OTT प्लेटफॉर्म ने मेरी लाइफ बदल दी।
थैंक्स टू कसम से। कोविड, कोरोना ने कोई अच्छी चीजें की हैं। कोविड तो आ गया, पर अगर कोविड के पहले ही मैंने वो फिल्में साइन, वो एक क्लास ऑफ 83 साइन की थी और आश्रम, दोनों मैंने कोविड के पहले साइन की थी, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मुझे एज एन एक्टर मौका मिल रहा था कि मैं अलग किस्म के कैरेक्टर्स करूं जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हैं, जो कोई इमेजिन नहीं करता बॉबी देओल प्ले कर सकता है। मैं आऊंगा धीरे धीरे सर, क्योंकि लंबी फहरिस्त से पहले बैट्स ऑफ बॉलीवुड से मैं थोड़ा बढ़ता हूँ। किसी ने लिखा कि लॉर्ड बॉबी जो थे बहुत दूरदर्शी थे, उन्हें भी अंदाजा लेकिन नहीं रहा होगा कि एक बच्चा पैदा होगा बैट्स ऑफ बॉलीवुड में जो 28 साल में सब बदल देगा। आई मीन कमाल। वो एक तो आप लोगों ने उसका जो एंड किया है, हाँ, मैंने नहीं, आर्यन ने किया, बट ये हजारों सवाल थे कि बॉबी देओल से पूछेगा, नाम मत बताए, लेकिन क्या वो जो एंड हुआ है वो बॉलीवुड में किसी से वाकई में हुआ था? ये मुझे भी नहीं मालूम। तो कहानियां होती है ना, कहानी तो एक फिक्शन होती है, कहीं हुआ होगा, क्या पता कहीं हुआ होगा, क्योंकि हम जो कहानियां लिखते हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर ही लिखते हैं ना। नहीं, उसमें सब कुछ रियल है, सब कुछ कुछ ना कुछ कहीं टच हो रहा है कि ये यहाँ का दिखाया, ये यहाँ का दिखाया, यहाँ का टच किया, एंड में लोगों के कान से धुआं निकल गया। नहीं, मुझे क्या मालूम कहाँ हुआ, मुझे खुद नहीं मालूम। मैंने तो मतलब मैं खुद हैरान था जब मैंने एंडिंग सुनी थी उसकी। मैंने बोला अच्छा कैसे रिएक्शन मिलेगा इस एंड को, लेकिन सबका अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, शो चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। लोग तो इनफैक्ट ये भी सर्च करने गए कि मोना सिंह उस गाने में थी या नहीं थी। पर वो कमाल का था। सोचिए आप, आर्यन खान इज सो मैच्योर एंड सो इंटेलिजेंट एंड सो फोकस्ड, एंड कन्विक्शन जिसके साथ उसने काम किया है, उसने एक अपनी खुद की पहचान बनाई है एज ए डायरेक्टर। अलग है एकदम, वो कमर्शियल है, लेकिन जिस तरह उसने सब लिखा है, डायलॉग्स लिखे हैं, ह्यूमर उसका, लोग वो पता नहीं कैसे वो ऑडियंस की पल्स समझ गया इतनी जल्दी, इतनी अर्ली एज में, पहले ही कदम में। जिंदगी थप्पड़ मारती, इंसान जिंदगी जल्दी मैच्योर होता है। नहीं, वो भी है, लेकिन आई थिंक परवरिश, ऑफ कोर्स, हाँ, अब ब्रिंगिंग इतनी अच्छी है उनकी, इतने तहजीब वाले बच्चे हैं, मतलब इतना प्यारा है ना आर्यन। मेरे ऊपर से मैं भी फादर हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं, वो भी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो जब आर्यन मैसेज आया कि आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रही है, तो मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा स्क्रिप्ट क्या है, कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी एक मुलाकात हुई थी आर्यन के साथ उसके पहले, और आधा घंटा बात की होगी मैंने उसमें कुछ देखा, पता नहीं क्या, मैंने वो एक पार्टी में कहीं मिले, पर वो दिल में, वो दिमाग में बात रह गई कि उसको मिला, कुछ अच्छी फीलिंग आई मुझे। और जब उसने बुलाया, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे वो डायरेक्टर बनेगा, मैंने तो हमेशा सोचा था शायद एक्टर ही बनेगा। तो जब मैं उससे मिला तो आई वॉज सो हैप्पी। मैं 7 घंटे बैठा उसके साथ, पूरी कहानी सुनाई उसने, और मैं उसको देखते ही रहा, मैं एकदम इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि जिस कन्विक्शन के साथ उसने सुनाई कहानी। तो वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है, मतलब मैं इतना प्राउड फील करता हूँ कि उतना कामयाब हुआ। और इसलिए भी मैंने हाँ बोली, क्योंकि मेरे खुद के बेटे हैं, जब उनको फिल्म में आना होगा, मेरी इंडस्ट्री वाले हैं, अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। उसमें एक सीन है सर बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, आपकी डॉटर का इंटरव्यू चलता रहता है और बॉबी देओल की एंट्री होती है। हाँ। अब बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, सोल्जर, बैकग्राउंड म्यूजिक में आता है वो। हाँ। क्या बॉबी देओल ने खुद उसको देखने के बाद में सीटी मारी थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो बाद में डाला उसने। जब आपने देखा क्या रिएक्शन था? तो मुझे अच्छा लगा, नॉस्टैल्जिया फील हुआ। सोल्जर क्या सेक्सी दिखा आपको? उसने उसकी सोच थी वो। मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि बॉबी देओल, जो यंग लड़कियां हैं, उन्होंने मुझे लिटरली मैसेज किया कि बॉबी देओल से पूछना क्या बच्चे उन्हें खुद के कॉम्प्लेक्स फील करते हैं जब आप इतना हॉट हो? नहीं ऐसा नहीं, मैं तो लकी हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे उसने इतना प्रेजेंट इतना अच्छी तरह से किया। तो हर एक्टर में कुछ खूबी होती है जो एक अच्छा डायरेक्टर ही पहचान सकता है, वो उसने पहचानी और उसका इस्तेमाल किया। आई मीन लक्ष्य इज वेरी गुड लुकिंग, राघव इज वेरी टैलेंटेड, गुड लुकिंग, बट 56 साल के बॉबी देओल को लेकर जब बैकग्राउंड एंट्री होती है, म्यूजिक आती है, शर्ट उतरती है, लड़ाई होती है, यू फील नहीं बॉस ये क्लास थोड़ा अलग जा रहा है। नहीं, वो कहानी वो है ना, कहानी वही थी कि मैं एक सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहा हूँ। अगर वो उसको वो क्वालिटी दिखा नहीं पाता उस कैरेक्टर में, तो फिर वो बात बनती नहीं। तो इसीलिए मुझे वो जो सब इतना प्यार दे रहे हैं,
मैं कहता हूँ ज्यादा क्रेडिट तो मैं आर्यन को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझसे ही काम निकलवाया। क्योंकि जब हम सेट पे होते थे वो निचोड़ देता था हमको, मतलब इतने टेक्स करवाता था, पर मैं उसको एक छोटे बच्चे मतलब अपना खुद का बेटा समझ के मैं करता रहता था। लेकिन जब कर रहा था तो मुझे भी एहसास होने लगा और ये लगा कि अरे मैं भी कुछ अपने आप से कर रहा हूँ जो मैंने सोचा नहीं था मैं कर पाऊंगा। वो लुक, वो एक्सप्रेशन, वो जिस तरह से बोलना, वो हमेशा इंसिस्ट करते रहते थे, नहीं आई वांट इट लाइक दिस, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो मैं करता रहता था हर वेरिएशन और उसने पकड़ लिया वो, यू नो। सो हर एक्टर के साथ उसने ऐसा किया। बाकी सब जितने यंग हैं, अब जैसे राघव, अभी राघव मेरे साथ इंटरव्यूज दे रहा था तो उसने कहा, उसने एक दिन हम ऐसी बात कर रहे थे तो उसने कहा मुझे ऑफर हुई थी, तो मुझे कहा भाई का दोस्त का रोल है। तो मैंने सोचा यार दोस्त का रोल क्या होगा। तो जब मैंने आर्यन से बात की तो आर्यन ने मुझसे कहा कि नहीं तो फिक्र मत कर, हम दोनों बैठ कर ना इस पे काम करेंगे, बिलीव, वी हैव फेथ इन मी। और अब देखिए आप सर राघव ने फोड़ दी है फिल्म। वही, पर आर्यन और राघव ने साथ बैठा, क्योंकि वो आर्यन राघव की क्वालिटीज, उसकी जो उसका क्या बोलते हैं, उसके टैलेंट को समझता था। और वो कॉम्बिनेशन की वजह से राघव को एक ऐसा डायरेक्टर मिला जहां वो कर पाया वो सब, जहां वो दिखा पाया वो सब कुछ। इसीलिए हर एक्टर चाहता है कि मैं एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूं ताकि लोग जो मैं कर सकता हूं वो मैं दिखा सकूं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द बिलीफ एंड द रैपो दे बोथ शेयर्ड। नाइस। एक बड़ी फेमस फिल्म है बैटमैन, उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि यू इधर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकमिंग द विलन। ये आमतौर पर उन कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने एक जमाने में अच्छा काम किया, फिर वो जिंदगी भर उसी को गाते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल होते हैं जो हमारे चाइल्डहुड हीरोज थे। अब लगता है यार वही बात किए जा रहे हो, हालांकि आप विलन बने, बट या इस कहावत को आपने एक्चुअली तोड़ दिया। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इन बातों के बारे में, सच्ची में बोल रहा हूं। मैंने कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया कि ये कहा गया है, ये होता है, ये सेइंग है, ये वो है। मैंने बस मेहनत की, काम किया, गॉड वाज काइंड, मुझे ऐसे मौके मिले जहां मैं अपने आप को प्रूव कर सका। अभी आप देखिए एनिमल, अब मुझे मैसेज आता है संदीप रेड्डी वांगा का। मैंने बोला ये संदीप रेड्डी वांगा ही है, मैसेज कर रहा है, क्योंकि मुझे उसकी फिल्में अच्छी लगी थी। और तो मैंने पता किया तो बोलते हैं हाँ ये तो संदीप रेड्डी वांगा का ही नंबर है। मैंने सीधे जाके फोन लगाया कोविड के टाइम, तो मैंने कहा आ जाइए लेट्स मीट। मिला तो सबसे पहले मुझे एक अपने फोन में जाके एक फोटोग्राफ दिखाई मेरी, और वो फोटोग्राफ थी जब मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलता था। उसे फोटो दिखाई, बोलता है मुझे, मैं पता क्यों तुझे कास्ट करना चाहता, क्योंकि मुझे तेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है, ये एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है मेरा। यार बेकारी के दिन काम आ गए, यू नो। अब तो किस्मत इतनी अच्छी है, आप इंडियन टीम में ट्राई करो, वहां भी खेल लोगे। ये अपनी इंडियन टीम अच्छा खेल रही है यार, इतने यंग प्लेयर्स हैं, सब कितना टैलेंट भरा हुआ है हमारे, उनको जगह नहीं मिलती है ना। सोच तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कितने टैलेंटेड लोगों को जगह नहीं मिलती, क्रिकेट में भी वही सिचुएशन है। नहीं, बट देओल परिवार ने कुछ तो सर पंडित वंडित से कुछ करवाया है, सबका किस्मत वापस पूरा 360 चेंज हुआ। धर्मपा जी, क्या कमाल की फिल्म उनकी आई, रणवीर सिंह आलिया भट्ट के साथ, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, जबरदस्त। उन्होंने क्या क्या भाई, उनको देख के मैं हैरान था। सनी पा जी, गदर 2 आई, अभी बॉर्डर 2 चल रही है, और बीच में एक फिल्म और आई, जबरदस्त छाए हुए हैं, आप हर तरफ दिखाई पड़ रहे हो। तो देवल परिवार ने कुछ तो करवाया सर, टोना टोटका, पंडित पुजारी, मौलवी, ये सब मेरे पापा की गुडविल और ब्लेसिंग्स हैं। पापा को जितना प्यार मिलता है इस दुनिया में, जितना मिलता है आज तक, जो जिस किस्म के वो इंसान है, ये सब उस सब यही वजह है जो हमें इतना प्यार मिलता है। बस जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर आप अच्छा इंसान सबसे पहले बनो तो जिंदगी में कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे, और वही हो रहा है, मैं तो वही समझता हूँ। बट जैसे आपकी फैमिली बड़ी फैमिली है, सब स्टार्स है, एक टाइम आया, आई एम श्योर सक्सेस के साथ लाइमलाइट या अट्रैक्शन आता है और जाता भी होगा, वो जाना और अब वापस आना पूरे परिवार पर, इस पूरे दौर ने क्या सिखाया आप लोगों को? मैं तो बचपन से देखता आया हूँ, क्योंकि मेरे पापा को मैंने क्या ऊंचाई पे देखा है, और बीच में हुकूमत के बीच में कुछ अजीब सा माहौल था कि कुछ चल नहीं रहा था, पर उनके चारों तरफ उस जमाने में ना बहुत सारे होते थे लोग, घूमते फिरते थे, चढ़ाते रहते थे ऊपर, पर पापा कभी वो
मतलब उनका दिमाग बहका नहीं उससे, लेकिन मैंने देख लिया था कि ये होता है और फिर एकदम से लोग दूर रहने लगते हैं। तो इसका एहसास मुझे पहले से ही था, फिर मेरी खुद जिंदगी में वैसा हुआ। तो मैं आई डोंट गेट कैरिड अवे, मैं बहकता नहीं हूँ। मैं हर दिन सुबह उठ के ये बोलता हूँ, भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ, बोलता हूँ कि थैंक यू, आज सुबह उठा हूँ, मैं काम पे जाऊँगा। बस मैं हर दिन जिंदगी में बस ऐसे ही उठूँ और काम पे जाऊँ, और वो काम पे जाऊँ जो मुझे पसंद है, जो मेरी चॉइस है। ये नहीं कि मुझे मुश्किलों की वजह से कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है एज एन एक्टर जो मैं चाहता नहीं हूँ, और वही हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फैंस आज तक मेरे साथ खड़े हैं, 30 साल हो गए हैं, और अब वो प्राउड फील करते हैं कि उनका बॉबी ऐसे ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है जो वो एंजॉय कर रहे हैं। तो इट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, एंड आई फील वेरी हम्बल्ड कि मुझे मतलब कि कसम से मैं इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम टू टर्म्स कि मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ जहाँ पे लोग मुझे कुछ समझने लगे हैं कि मैं कुछ हूँ, कि मुझे कुछ कैपेबिलिटीज हैं, कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए ले सकते हैं, उस कैरेक्टर के लिए ले सकते हैं। What I see as an audience is बॉबी देओल हमारे लिए, आप अच्छे एक्टर हमेशा रहे। बरसात में आपने जबरदस्त किया, आपके मैं कई फिल्मों का फैन रहा, बादल का बहुत अच्छा फैन रहा मैं आपका, बिच्छू जबरदस्त मुझे लगी थी, मुझे अजनबी अच्छी लगी थी, हमराज जबरदस्त मूवी थी, और भी कई रोमांटिक फिल्में आई बीच में जो अच्छे लग रहे थे, मुझे हमेशा पसंद थे, आपकी भारी आवाज, स्टाइल, सब कुछ पसंद था। बट सनी देओल का भाई और धर्मेंद्र जी का लड़का, ये छवि ज्यादा होती थी क्योंकि भाई आपके बहुत बड़े स्टार थे, पापा बहुत बड़े स्टार थे। 2.0 बॉबी देओल इज ओनली बॉबी देओल। हाँ, मुझे लग गया समय उनके। ये आप मानते हो कि छत्र छाया से आप पूरी तरह निकल चुके हो? ये मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरा करियर आगे बढ़ रहा था तो मुझे सब कहते थे कि डोंट वरी, तेरा टाइम ठीक नहीं है अभी, पर क्या, क्योंकि तेरे पापा इतने बड़े स्टार है, तेरे भाई इतना बड़ा स्टार है। तो मैं ये मानता नहीं था, लेकिन बाद में अंदाजा होने लगा डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं लोगों की। नेपो किड्स के भी स्ट्रगल होते हैं, सबकी स्ट्रगल होते हैं। और अभी आजकल का जमाना ये नेपोटिज्म मुझे, अरे आपकी फिल्म में बहुत दिखाया गया ये। नहीं वही ना, मतलब बिकॉज फिल्म्स आर बेस्ड, इट्स फिल्म बेस्ड ऑन बॉलीवुड एंड इट्स बेस्ड ऑन व्हाट द society is thinking and behaving, how we perceive. Yeah, so then those things have to be put so people connect with it. पर नेपो किड, अब मैं क्या करूं, पापा नेपो किड नहीं थे। True. पापा तो गांव से भाग कर आए थे, पापा के, मेरे बाबूजी टीचर थे, उन टीचर का बेटा गांव से भाग कर आया, चोरी छुपे स्ट्रगल की उसने और एक्टर बना और फैमिली बनाई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा हुए। अब बच्चे फैमिली में पैदा हुए, आपके फादर बड़े स्टार हैं, तो हमारी गलती कहाँ से हुई है? हमने तो नहीं बोला था। आपको शुरू से एक्टर बनना था? बचपन से मेरे गाल खींच के सब बोलते थे तू तो हीरो बनेगा, एक्टर नहीं हीरो, क्योंकि हमारे रिश्तेदार बहुत आते थे घर पर। सीधा मैं गोल मटोल था, मेरे गाल खींचते थे, बोलते तू तो हीरो बनेगा। मैंने बोला हाँ मैं तो हीरो बनूंगा। तो इसीलिए धर्मवीर में मैंने चड्डी पहना पहुंच गए थे। हाँ यार, वही मैं, मतलब ये सच है ना? हाँ सच, बिना अंडरवियर पहने गए थे? बिल्कुल, मैंने ये इंटरव्यू में बोला है, इसलिए तो पता है सबको। वो मुझे पापा आप कह रहे हो तो ठीक है। हाँ, ये बात है बाबा, तो ये बात है पापा, ये लो। मैंने डबिंग भी की थी इसकी फिल्म वाले स्टूडियोज में जाकर। उसमें एक्सप्रेशन में देख रहा था, वो पहला एक्सप्रेशन जो आया। मुझे कोई शर्म नहीं थी उस वक्त, सिर्फ चड्डी नहीं थी, बाकी सब ठीक था। फ्रॉक पहना दिया, मैंने बोला ये फ्रॉक क्यों पहना रहे हैं मुझे? नहीं ये कपड़े हैं। फिर मैंने पापा को देखा, पापा ने भी वही कपड़े पहने हुए थे। तो मैं गया शॉट देने, तो मैंने देखा हथौड़ा पड़ा है, उठाने गया, भारी है इतना। मैंने बोला कैसे उठाऊंगा? तो बोलते नहीं अभी बेटा आपका ये नहीं, आपको ये उठाना है। लकड़ी का बना हुआ था हल्का सा, उठाया और मैंने शॉट दे दिया। इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। मुझे मंजी के साथ काम करने को मिला, मनमोहन देसाई जी के साथ, 30 सेकंड का, लेकिन एक लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला। तो अगर वहां से देखें तो करियर कितना लंबा हो गया? हाँ, वो काफी हो गया फिर तो। काफी साल हो गए। वो 76 में आई थी, 77 में आई थी। बड़ा कल्ट फिल्म। Yeah, it was. कितनी बिलीवेबल, मतलब उसमें एसएस लिखा हुआ था, और ये एसएस कहाँ से आया? मतलब हिंदी फिल्म में एसएस कहाँ से आ गया? और सर वो ड्रेस भी वो धर्म पाजी थे जो कैरी कर ले गए। वो उनके जो पट है, जो उनकी लाते हैं, वो इतनी मजबूत थी। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, तो मैं सुबह ना, जब मैं सैटरडे संडे को
तो मैं उनके कमरे में जाता था, वो तैयार होते थे, तो जैसे कपड़े पहनते थे पैंटें आधी चढ़ती नहीं थी ऊपर, फिर फेंकते थे, दूसरी उठाते थे, चढ़ जाती थी उनकी, मतलब इतना मुश्किल होता था उनके पैंट ऊपर चढ़ाना। फिर इसीलिए डायरेक्टर ने कहा होगा भाई खत्म करते नहीं, फिर वो स्ट्रेच फैब्रिक आ गया, तो स्ट्रेच फैब्रिक की पैंटें, पापा बहुत खुश हुए कि ये स्ट्रेच के कपड़े आ गए, मैं पहन सकता हूँ ठीक से। धर्म पाजी को लेके आपका क्या सबसे अच्छा नॉस्टैल्जिया, जब उनका पीक था, कुछ है कि पीक स्टारडम? मैंने कभी पापा को ऐसे सोचा नहीं, पापा के बारे में कि स्टारडम है या कुछ है। मेरे पापा मेरे हीरो हैं, रियल लाइफ हीरो हैं, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा उनके बारे में कि सुपरस्टार हैं। हमें घर में बहुत सिंपल लाइफ है हमारी, हमें इंडस्ट्री से इतना हमारा आना जाना नहीं था, हम सिर्फ घर में रहते थे, स्कूल जाते थे, घर आते थे, पापा की फिल्म देखते थे, संडे को दूरदर्शन पे फिल्म आ गई तो वो देख ली, कभी किसी ने किसी और एक्टर की फिल्म के लिए ट्रायल पे बुला लिया तो ट्रायल देखने चले गए। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि रंगा बिल्ला आपको किडनैप करने वाला था, इसलिए नहीं, वो तो मेरा दोस्त किडनैप हो गया था, बाद में उसने वो बच गया था, वो एक ही है जो बचा था, और उसने पुलिस वालों को बताया कि मैं मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैंने उनको बता दिया कि बॉबी भी, धर्मेंद्र का बेटा भी इधर है, तो सोच रहे थे, अब पुलिस वाले मतलब पापा को बताने आगे, वार्न करने आगे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तो पकड़े भी गए, उनको हैंग भी कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी घर के अंदर ही रखते थे। So how is your bond with like सर के साथ, धर्मेंद्र सर के साथ? क्योंकि जितनी कहानियां हमने पढ़ी है, धर्मेंद्र पाजी के भी कई सारे इंटरव्यूज हमने देखे हैं, वो कई जगह कहते हैं कि बीच में थोड़े डिफरेंसेस आ गए थे, या आप नाराज से आपको रोक नहीं पा रहे थे। वो अर्ली स्टेज में पूरा कंट्रोल उन्होंने आपको किया, स्क्रिप्ट आपकी देखी, फिल्म आपकी लॉन्च की, ग्रैंड सब कुछ रहा। आपका उनसे बॉन्ड कैसा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शुरू में डेफिनेटली पापा ने पूरा ध्यान दिया, पर एंड ऑफ द डे मुझे अपना करियर खुद चलाना है, मुझे मैं तो ना उनके सहारे पूरा करियर चला सकता हूँ, खुद की डिसीजंस लेनी पड़ती हैं, तभी तो आगे बात बनती है। तो ऐसा कुछ नहीं, पापा कभी अपसेट नहीं थे कि मैंने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, पर यही है कि अगर कुछ सही या गलत जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी वजह से होना चाहिए। मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए पापा ने करवाया तो गलत हो गया, तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। पापा के साथ तो रिस्पेक्ट डेफिनेटली, पापा कभी दोस्त बन, किसी के भी पापा आपके दोस्त तो बन नहीं सकते, वो एक रिस्पेक्ट तो रखनी पड़ती है ना। पर मैं फिर भी मस्ती मजाक कर लेता हूँ पापा के साथ, भैया से ज्यादा। मैं अब तो एकदम पूरा रिश्ता बदल गया, पापा काफी एज हो गई है तो मैं दिल खोल के बात कर लेता हूँ। अब हमें संभालना है उन्हें, तो बट आज भी पापा 90 साल के होने वाले हैं। 3 दिन पहले ही बोल रहे थे, बॉबी मेरा अभी भी बहुत जी करता है काम करने को, मेरे लिए काम ढूंढ तू। तो इमेजिन व्हाट एन इंस्पिरेशन फॉर मी, माय ओन फादर, कि अभी भी उनमें वो आग है काम करने के लिए, यू नो। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। एंड ही इज सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मैंने आपका जो वो एनिमल वाला सॉन्ग था, उसको उन्होंने अपने किसी गाने से रिक्रिएट करके और इंस्टा पे वीडियो लगाया, ना फेल्ट की सो प्राउड। एक्चुअली वही ना, पापा ने क्या बोल प्रतिज्ञा में किया था ऐसा डांस, और काफी सर पे बॉटल रख के जट यमला पगला दीवाना और अब्बा, वो गाना उसी में किया था पापा ने। पर लोगों को मेरा पता नहीं कैसे, मेरी कुंडली में लिखा था या मेरे उसमें लिखा था कि ये जब बॉबी करेगा तो एकदम हिट हो जाएगा। और उस दिन भी जब मैंने वो गाना किया था एनिमल में, तो कोई कोरियोग्राफर नहीं था, और मैं डांस करने लगा तो संदीप ने आगे कहा आप तो नहीं यू आर लुकिंग लाइक बॉबी देओल, आप कुछ और करो। तो फिर सौरभ जो मेरा ब्रदर प्ले कर रहा था फिल्म, सचदेवा, उसको मैंने कहा तू डांस कर, मैं तेरा कॉपी करता हूँ। तो मैंने उसका डांस देखा, फिर पता नहीं मेरे हाथ में ग्लास था, एक तो मुझे बोले डांस करने, एक तो हाथ में ग्लास पकड़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला यार, एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं सर्दी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी में पंजाब जाया करता था हर साल बाय ट्रेन, तो पापा जब आते थे तो महफिल जमा होती थी और सारे दारू पीकर सर पे ग्लास रखते थे या बॉटल रख लेते थे और डांस करते थे। तो मैंने चलो ग्लास ही रख लेता हूँ, तो मैंने ऐसे ही उठा के ग्लास रख लिया और फेमस हो गया। 3.5 घंटे की पिक्चर में 15 मिनट का रोल, फेम वही दिलाता है जो लीड एक्टर को दिलाता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रणवीर कपूर, इज अ ग्रेट एक्टर, बहुत कमाल की एक्टिंग की है। बट जब वो ट्रेलर आता है, रणवीर कपूर को हम बहुत प्यार करते हैं, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, बट आई वाज मोर एक्साइटेड टू सी बॉबी देओल। जो वो एंड का सीन आता है ट्रेलर में और वो एक सीन इंटरनेट पे भर जाता है। पूरी फिल्म में हम सब जाके सिनेमा हॉल में वेट करते हैं कि बॉबी देओल कब आएंगे,
ये अगेन ये संदीप की इंटेलिजेंस है एज अ डायरेक्टर। उसने हीरो को एक स्ट्रॉन्ग विलन चाहिए और उसको पता था मेरा काम सिर्फ 15 मिनट का है, लेकिन कैसे वो इम्पैक्ट लाए, कैसे वो ऑडियंस तक बात पहुंचे। तो मुझे आज भी याद है, मैं आर्यन के साथ शूटिंग कर रहा था अलीबाग में, और हमने 15 दिन नाइट शूटिंग की थी। और नाइट शूटिंग करके डायरेक्टली हम फेरी पकड़ के आ रहे थे, और उसके 2 दिन पहले मुझे संदीप का फोन आया कि बॉबी मैंने टीजर बनाया एंड देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। तो मैंने बोला ओके, मैं एक्साइटेड हो गई, ही विल बी वेरी हैप्पी। मैं फेरी में घुसा तो फेरी में नेटवर्क नहीं है। मैं फेरी के इस कोने में जा रहा हूँ, उस कोने में जा रहा हूँ, इस कोने में जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं नेटवर्क थोड़ा आता था चला जाता था। फिर मेरी मैनेजर साथ में थी, मैंने उसका हॉटस्पॉट लिया तो चल पड़ा। मैंने प्रोमो देखा, चल रहा है टीजर, सब अच्छा है, रणबीर है, ये है वो है, टाइटल भी आ गए। मैंने बोला ये सरप्राइज था कि मैं हुई नहीं। और जैसे ही टाइटल हटा और एकदम से मैं आता और मैं चाकू लेके ऐसे करता हूँ, मैं भी हैरान कि हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है। अब खुद का होता है ना तो आप उसको ज्यादा वो समझ नहीं पाते कि आपको फिर भी थोड़ा डाउट रहता है। लेकिन जैसे ही मैं बॉम्बे पहुंचा और मेरा नेटवर्क ठीक से पकड़ा मेरे फोन ने, इतने मैसेजेस आए कि सब वो ट्रेलर देखकर इतना खुश हुए और इतना एक्साइटेड थे मेरे काम को देखकर वो एक शॉट में। तो मैं बट फिर मेरा क्वेश्चन है, क्या ये संदीप वांगा रेड्डी की वजह से था, या वो जो लोगों का एक इतना इमोशनल अटैचमेंट हो गया था आपसे? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। नहीं, आई थिंक ये सब हुआ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। हाँ, ये सब आश्रम की वजह से हुआ। लोगों को एक नया बॉबी दिखा एज एन एक्टर, और मेरी क्लास ऑफ 83 भी जिसने देखी है, सबने मेरे को उसके लिए भी मुझे बहुत मेरी तारीफ की मेरे काम के लिए। एक ZEE5 पे भी कुछ आया था, लव हॉस्टल, ये बहुत ये भी रेड चिलीज ने प्रोड्यूस किया। I'm telling like, अब लोग बॉबी देओल काम ढूंढ रहे हैं। हाँ, नहीं ये भी मैं बहुत लकी था। रेड चिलीज के साथ मेरे 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं और सारे मैंने एंजॉय किए हैं, और सब में दाढ़ी। ये भी एक सवाल था, किसी ने नहीं, क्लास ऑफ 83 में सिर्फ मूंछ थी। हाँ, तब मूंछ थी, और पर दाढ़ी लकी है, सब बोलते तेरे लिए दाढ़ी लकी है। अब क्या बॉबी देओल दाढ़ी कटवाएंगे? मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी है। मेरी माँ मुझे हर दिन बोलती है पहले तो तू सफेद करा ले, सफेद क्या काली करा ले, फिर बोलते हैं मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, मेरा बॉबी कहाँ है, तू शेव कर दे, देखो रखनी है। मैंने बोला माँ मैं क्या करूँ, सबको दाढ़ी चाहिए। अच्छा फिर ठीक है। फिर तो एक हफ्ते बाद फिर से माँ बोलती है मैं अगर कटाऊंगा तो अपनी माँ के लिए करूंगा ताकि मेरा चेहरा देख लें। पर दाढ़ी मैं लकी नहीं समझता, पर मैं खुद अभी इनसिक्योर फील करता हूँ कि दाढ़ी निकाल दी। बाबा निराला दाढ़ी, हाँ अबरार दाढ़ी, यहाँ पर तलवार, अजय तलवार दाढ़ी। तो दाढ़ी अब वही लोगों में कि दाढ़ी जाए कैसे? नहीं, लेकिन आजकल जो सारे नौजवान सब दाढ़ी उगा रहे हैं अभी। हाँ। से मेरे बेटा जब उगा लेते दाढ़ी, मैंने बोला यार अपना चेहरा दिखा यार, यंग है तू, अभी ये दाढ़ी वाड़ी मत उगा, बड़ा होगा तो वैसी दाढ़ी उगानी पड़ेगी। तो आई थिंक माई प्रेजेंस बिकम्स मोर पावरफुल देन। मेरा वो पूरा पता नहीं क्या ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा इंटेंस, ज्यादा हैवी वेटेज आने लगता है। हाँ वही। आपकी आवाज भारी है ही, आंखें भी थोड़ी वैसी हैं। नहीं मैं हाँ बस काम मिलना चाहिए। बट आई एम श्योर बहुत मुश्किल रहा होगा, बिकॉज आपकी फैमिली, मैंने पढ़ा कि धर्मपाल जी ने कभी कोई फिल्म साइन की थी, नेगेटिव रोल था, करके छोड़ दी थी। हाँ। सनी पाजी नेगेटिव कभी नहीं करते। हाँ। ये गोविंदा ने भी कहीं कहा था कि मेरी माँ को पसंद था कि गुड हीरो बनो, डांस वांस कर लो, अच्छा है, प्यारे से बच्चे, अच्छी एक्टिंग, थैंक यू, घर चले आओ। आपकी फैमिली में सब गुड एक्टर है। गुड बॉय रोल नहीं, पर मैं एक्चुअली, आप तो बैड बॉय में एक नई लकीर खड़ी कर रहे हो। मैं एज एन एक्टर अलग किस्म के कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। मैं जब भी ये नेगेटिव कैरेक्टर्स करता हूँ या एंटागनिस्ट करता हूँ, इनकी भी बैक स्टोरी होती है। हाँ, सबसे बुरा कैरेक्टर जो था वो आश्रम का था, वो बहुत ही नेगेटिव था। उस पर जो मैंने अबरार का किया, उसकी भी बैक स्टोरी अगर देखा जाए तो रणबीर की बैक स्टोरी से ज्यादा सैड स्टोरी थी। वो इस पे एक पूरी मूवी बन सकती है। हाँ वही। संदीप वांगा रेड्डी। नहीं, संदीप तो मेरा दोस्त है वो। नहीं, बट दैट्स ट्रू, उस पे एक पूरी मूवी बन सकती है। मुझे तो हाँ डेफिनेटली, मुझे तो जब मैंने लव हॉस्टल की थी तब भी मुझे यही कहा था कि डागर कैरेक्टर का नाम था, उस पर भी एक स्पिन ऑफ बन सकता है, पर नहीं बना। एनिमल पार्क में आओगे आप? मुझे नहीं मालूम यार, शायद हो भी सकता हूँ।
कुछ ना कुछ तो हो भी सकता है, मुझे कहानी नहीं मालूम, पर उसको बनने को टाइम लगेगा ना। अभी तो वो प्रभास के साथ फिल्म कर रहा है स्पिरिट। कुछ हिंट दिया उन्होंने? कुछ इतना सक्सेसफुल हुआ है मतलब? नहीं, कुछ तो डेफिनेटली, मतलब किसी की याद में आ जाओ। हाँ वही, पता नहीं, मैं खुद सोचा मैं कैसे आऊंगा फिल्म में। किसी की याद में आ जाओ, बचपन में ऐसा हुआ था। हाँ, वो भी हो सकता है, कितने सारे पास्ट में कुछ हो, शायद दिखा सके। इमरान हाशमी के आवारापन में 18 साल पहले वो मर गया था। अच्छा। अभी वापस जिंदा करके ला रहे हैं। पता नहीं, आई विश आई एम अ पार्ट ऑफ इट। आई वुड लव टू वर्क विद संदीप रेड्डीवांगा अगेन एंड रणबीर। वैसे मेरे 2 फेवरेट एक्टर्स हैं, रणबीर और आलिया, और दोनों के साथ काम कर, रणबीर के साथ कर लिया, अब आलिया के साथ कर रहा हूँ अल्फा। रणवीर ने आपके एक डांस स्टेप को बड़ा अच्छा किया था स्टेज पे। हाँ वही जो इतना पॉपुलर हो गया है। हम गए थे किसी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए, और बरसात का गाना था। नहीं, दुनिया हसीनों का मेला। वही गाना। तो ये गाना मेरा साथ नहीं छोड़ता, जैसे भैया का 2.5 किलो का हाथ का डायलॉग छोड़ता नहीं उनका साथ। अब आर्यन ने उसको और भी पॉपुलर कर दिया। आर्यन ने 2 अच्छे इसमें, एक रजत बेदी को बहुत पॉपुलर किया। बहुत आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। पर रजत ने इतनी उसके साथ किया, मतलब ऑनेस्टी के साथ किया, क्योंकि ही उसका कैरेक्टर इतना डिफिकल्ट है। अगर देखा जाए, उसको इतना कैरिकेचरिश परफॉर्म करना है, ओवर द टॉप करना है, तो जिस तरह उसने किया, आपको लगता है कि ये है ऐसा, ये कोई जानबूझकर नहीं कर रहा, कि वो बेचारे इतना फ्रस्ट्रेटेड है और वो इतना फिल्मी है, पर आर्यन कितना करवा के दिखाता भी है सबको, खुद एक्टिंग करके दिखाता। मुझे लगता है एक दिन वो एक्टर जरूर बनेगा आर्यन। हारने में और हार मानने में फर्क होता है। एंड एक्चुअली जब वो डायलॉग रजत बेदी ने कहा तो लोगों ने फील किया। नहीं, वो तो है। वी कुड फील यू ऑल्सो, शब्द उनके थे, भावना यहां से भी आ रही थी। बट आई मीन ये भी कोइंसिडेंस है कि 2 गाने वायरल हुए। एक अभी रजत बेदी का भी पुराना गाना है, वो भी वायरल हो रहा है काफी ज्यादा, तब्बू जी के साथ। और दोनों गाने उदित नारायण ने भी गाए। अच्छा, उदित ने गाए। So अभी I'm so happy for Rajat. He's a sweetheart. मैंने एक फिल्म की थी उसके साथ, चोर मचाए शोर। मुझे आज भी याद है, उसको हाथ पे चोट लग गई थी, और यहाँ है ना, जब लोहा से हाथ पे चोट लगे तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। उसको मैंने जबरदस्ती टेटनस का इंजेक्शन लगवाया था, वो डरता था इंजेक्शन से। पर मैंने उसको लगवाना, तो सभी लगवाते हैं, तो बेचारे को मैंने लगवा दिया था सेट पर। स्वीट हार्ट। बट जैसे आप ये देख रहे, रजत की कहानी हो गई, आपकी कहानी हो गई, आप सबको स्टार्ट अच्छा मिला था, वो स्टार्ट कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं हो पाया? आप तो एनालाइज करते हो, ज्यादा समझदारी आ गई होगी। नहीं, ऐसा मैं इतना भी नहीं उसके एनालाइज कर सकता। मैं यही कह सकता हूँ कि जब मैंने करियर शुरू किया था, तो द होल फिल्म इंडस्ट्री वाज चेंजिंग, उसका अपना ऑपरेशन का सिस्टम बदल रहा था पूरा। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले पीआर इतना होता नहीं था, काम करते थे लोग, काम मांग देने के लिए घर पे आते थे। इसलिए नहीं क्योंकि मैं धर्मेंद्र का बेटा हूं, पर मेरी फिल्में चली थी, और चलने के बाद ही लोग आते हैं काम करने देने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीआर का चक्कर शुरू हुआ, ज्यादा लोग अपने आप को खुद प्रमोट करने लगे, और मुझे उसकी आदत नहीं थी। मैं तो आज तक पीआर से बहुत, मतलब अभी तो करना पड़ता है, लेकिन मेरे को वो थोड़ी झिझक रहती है पीआर करने में। पर सिस्टम बदलने लगा तो लोग प्रोड्यूसर्स के ऑफिस तक पहुंचने लगे काम मांगने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता 1-2 गलत चॉइसेस ले ली मैंने, कर ली फिल्में, चली नहीं, तो सब कुछ दूर होने लगा मुझसे। जो मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, एंड आई स्टार्टेड गिविंग अप, आई स्टार्टेड ब्लेमिंग मेरी इंडस्ट्री को कि मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता, और काम जो मिल रहा था। कि आप घमंडी बहुत हो या एरोगेंस बहुत ज्यादा आपके अंदर है, इसलिए लोग काम नहीं कर जाते। ये सब इंटरनेट पे बातें मैंने सुनी अपने बारे में, ये काम नहीं करना चाहता, बहुत पैसे हैं इसके पास, टाइम पे नहीं आता, कोई लेजी है, ये है। मैं ऐसा कुछ था ही नहीं। पर जब मैंने ये सब देखा, तो मुझे अब मैं इसको कैसे गलत साबित करूं? बोल के तो नहीं कर सकता, मेहनत करके ही कर सकता हूं। इनफैक्ट ऑल दीज थिंग्स मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर। मुझ में एक अलग ताकत आ गई है उसके बाद, ये सब सुनने के बाद, और मैं अपने ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करने लगा, और मेरी जिंदगी पूरी, मतलब मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया। मैं बस उठते जागते सोते वक्त बस यही सोचता हूं मैं क्या करने वाला हूं आगे। डरते हो कभी?
डर तो लगता ही है कि वो जो दौर देखा वो दोबारा नहीं देखना। बिल्कुल नहीं देखना चाहता, और मैं ये होने ही नहीं दूंगा कि वो दौर वापस आए, क्योंकि मैं मेहनत इतनी करने वाला हूँ, वो होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उससे निकला हूँ। और सब कहते हैं कि कोई उसमें से निकल नहीं पाता इतनी आसानी से। हाँ। मैं आसानी से तो निकला नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरे में वो कैपेबिलिटीज हैं, मेरे में सेल्फ बिलीफ है इतना कि मेरे में कुछ है जो लोग देखना चाहते हैं, और मैं हर टाइम कुछ नया ही कर रहा हूँ, चाहे वो एंटागनिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन एक अलग रूप एंटागनिज्म में दिखा रहा हूँ। आई एम लकी, मुझे वो पार्ट्स मिल रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के साथ। कितने साल आप डिप्रेशन में थे? डिप्रेशन का इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड तो यूज नहीं कर सकता, मैं उदास था, और 4 साल तक मैं थोड़ा खो गया था अपनी इस चीजों में। अभी टाइम का इतना एहसास नहीं है कि कितना टाइम मैंने बिताया ऐसे माहौल में। बट ये कहाँ पे हिट हुआ? जैसे आपने कई बार कहा कि मैं शराब में बहुत खो गया था। हर चीज होता है ना कि एक हिटिंग पॉइंट होता है, जैसे आप परेशान बहुत समय होते हो, बट एक होता है कि वो हिट पॉइंट होता है जहां से आप कुछ एक फैसला कर लेते हो। ये तभी हुआ ना जब मैं काफी इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ ये बात, लेकिन मैं अभी उस पर अब मेरा टाइम बदल गया। मैं वो बातें इतना ज्यादा करके, मतलब ऐसा नहीं लगे कि मैं वही बातें दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन मैं जब घर पे बैठा रहता था, कुछ कर नहीं रहा था, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे हैं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। फिर एक दिन मेरे बेटे ने माँ से पूछा कि आप तो काम पे जाते हो, आप पापा घर पे ही रहते हैं हमेशा। बस वो दिन था, और आज का दिन है। नहीं, ये तो रिकवरी का पॉइंट हो गया। ये तो यहाँ से आपने रिकवर किया था। कहानी हमने सुनी, बहुत इंस्पायरिंग थी। कि ऑफ कोर्स ये भट्ट साहब का भी ऐसी कहानी थी। अच्छा। कि भट्ट साहब ने कहा शाहीन ने मैं रोज शराब पीता था, और मेरी बेटी पैदा हुई, और 1 हफ्ते बाद मैं देखने गया और शराब की स्मेल आ रही थी, और उसने मुझे देखकर चेहरा घुमा लिया। वो दिन है, आज का दिन है। मैंने आज तक शराब नहीं हाथ लगाई। मेरे यहाँ लोग आते हैं पीते, मैं नहीं पीता, क्योंकि मेरी बेटी औलाद बहुत इम्पैक्टफुल होती है। मैं जानना चाह रहा हूँ शुरुआत कहाँ से हुई थी? जैसे जब आप एक हिटिंग पॉइंट जो होता है कि आप लाइफ में अच्छा कर रहे थे, धीरे धीरे होने लगा, आप अवॉइडेंस फील करते हो, बट हिट कहां पर किया कि जो आप बिल्कुल अलग दुनिया में 3-4 साल चले गए? वॉज इट बिकॉज पार्टीज में लोग इग्नोर कर रहे थे? अच्छा, कैसे एहसास हुआ कि ये सब हो रहा है मेरे साथ? हाँ, वो डेफिनेटली इट्स अ स्लो प्रोग्रेस, एक दिन में नहीं पता चलता। हाँ, वो जैसे मैं कभी कहीं गया तो लोग एकदम से मिलते थे प्यार से, लेकिन मैं अकेला रह जाता था, बाकियों के साथ घूम रहे हैं, वहां बातें चल रही हैं, ऐसा होने लगा। फिर इतने इनविटेशंस नहीं आते थे, ये सब होने लगा। ऐसा नहीं कि मुझे बाहर जाने का इतना शौक भी था, दियोल ज्यादा जाते नहीं बाहर कहीं भी, लेकिन बहुत ही एकदम ऐसा होने लगा। वही लोग जो मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे थे, अभी 5 मिनट बात करके अलग चले जाते हैं। पर ये तो होता ही है, जब आपकी जरूरत होती है तो सब आपके चारों तरफ घूमते हैं, नहीं होती तो फिर टाइम लोग बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसा तो होता है, मेरी इंडस्ट्री में नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज में भी ऐसा होता है। तो वो हुआ था, लेकिन अब जब आते मेरे पास, मैं ये नहीं सोचता कि मैं कुछ भगवान बन गया हूं या कुछ, वो आना ही था उन्हें। ऐसे भी लोग हैं जो उस टाइम इग्नोर कर रहे थे बाहर है? ऐसे भी हैं लोग, ऐसे भी हैं, पर ये होता है, उनकी फॉल्ट नहीं है। आई डोंट ब्लेम एनीवन। मैं किसी को ब्लेम नहीं देता कि वो क्यों थे मेरे साथ ऐसे, क्योंकि सबको जीना, सबको आगे बढ़ना है। जिसकी जरूरत नहीं होती दोस्ती रखते हैं, लेकिन काम से जब when you colleagues or working colleagues, तो काम नहीं है तो फिर बात नहीं करते ना, क्योंकि कहीं और काम करना है उनको। तो ऐसा तो होता ही है। It's not that it upsetted me, it made me stronger. All these things made me stronger. तो इससे लाइफ लेसन क्या था जो नए बच्चे आपको सुन रहे होंगे? कि never give up in life. सबसे important है, never let success get to you. Because when success gets to you, आप बहक जाते हो। एक नशा है, बहुत ही डेंजरस नशा सक्सेस का, जो अगर आप नहीं चढ़ने देंगे तो आप हमेशा एक अच्छे इंसान बने रहेंगे, और अगर अच्छे इंसान बने रहेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। डिसिप्लिन रहिए, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर दिन, हम सब डिसिप्लिन से लड़ते हैं। अभी कितना कुछ होता है हमको करना है दिन में, हम अगर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो सब बिखर जाता है। और उसी तरह आपकी जिंदगी है, आपका काम है, आपके काम पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो नेवर गिव अप, सेल्फ बिलीव मत छोड़ो। सपने देखो, लेकिन सिर्फ सपने बैठ के मत देखो, उनको रियलिटी में बदलो। एंड वो एक ही तरीका है, मेहनत करो और
स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है। अगर स्ट्रगल आपको भारी पड़ती है तो फिर आपको इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर दिन एक स्ट्रगल ही है। परिवार कितना इंपॉर्टेंट है? आपकी तो जॉइंट फैमिली है। मेरी ताकत है मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। स्पेशली आफ्टर मैरिज आपकी वाइफ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। ये कब रियलाइज हुआ आपको ये बात? क्योंकि 30 साल गुजर गए हम दोनों की शादी को, अभी अगले साल 30 साल हो जाएंगे। मेरे करियर को 30 साल अब हो रहे हैं। बहुत पापड़ बेले थे आपने उन्हें, हालांकि इम्प्रेस करने में भी सुना हमने। नहीं, वो तो 2-3 महीने में पटा लिया था। लेकिन जो उससे झेला मेरे साथ 30 साल, हैट्स ऑफ टू माय वाइफ कि उसने मेरे साथ ये जर्नी में आई मेरे साथ। एक नजर वाला प्यार था? मैंने सुना कि दोस्तों के साथ थी और आपको अच्छी लगी है, बस यही चाहिए। लव एट फर्स्ट साइट यही था। मतलब मैं बहुत लकी हूँ। मतलब अगर मेरे बच्चों की कोई भी तारीफ करता है, उनके बिहेवियर की, उनकी सब कुछ, सब मेरी वाइफ की वजह से। क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहे आप कितने, जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे तो मैं दुआ करता था कि बच्चे मुझे प्यार ज्यादा करें, क्योंकि हम हमेशा माँ के हो जाते हैं चाहे कितना भी कोशिश कर ले। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को ऐसे होने नहीं दूंगा। एंड ऑफ द डे वैसे ही हुआ। वो माँ ही करते हैं, बाद में पापा, जब उनका काम माँ से नहीं बनता तो पापा के पास आते हैं। तो हो सकता है जो 2 आपने ना किए हो, आपको तो 4 करने थे ना? हाँ, मुझे तो 4 करने थे। 2 ही पे रह गया ना। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी वाइफ ने कहा मैं 2 बच्चे पैदा करूंगी, तो मैंने कहा दोनों बार ट्विंस दे दो भगवान। पर ऐसा नहीं हुआ। मैं तो उनके नाम भी यही रखने वाला था, सनी, लाली, अनु, बॉबी, क्योंकि सब यूनिसेक्स नेम है ना। पर ऐसा हुआ नहीं। मेरा एक आर्यमन है और एक धर्म है। आपकी वाइफ बहुत प्रिटी है, बहुत। अभी हाल फिलहाल में जब आने लगी लोग देखते हैं। एक तो आप दोनों लोगों ने क्या एंटी एजिंग सिस्टम कर रखा है कि आप लोग बूढ़े नहीं हो रहे। मेरी वाइफ तो फिर भी बहुत यंग है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है यार। अंदर से जो आप पॉजिटिव रहो ना तो चेहरे पे झलक आता है। उसकी एक रोशनी, एक पता नहीं, एक है। मैं उसी में बिलीव करता हूँ। कितना परेशान किया आपने अपनी वाइफ को? जैसे मैंने कहा, जिस दौर से गुजरा था मैं, कोई और औरत होती मेरी वाइफ की जगह पर तो मुझे छोड़ के चली जाती। क्योंकि अल्कोहल टेक्स यू अवे, मेक्स योर सेंसेस गो रॉन्ग। आप अनाप शनाप बोलते हो, आपको भी पता नहीं आप क्या बोलते हो। फिर जब सोबर होते हो तो याद भी नहीं रहता आपने क्या बोला था। कोई और सहन नहीं कर पाता। और इसीलिए मैंने दारू छोड़ दी। अभी मैं पीता ही नहीं हूँ। 1 साल के ऊपर हो गया। मैंने मतलब कसम खा ली है कि मुझे अभी तो जी भी नहीं करता। मैंने मतलब ये जहर है किस्म से मेरे लिए, क्योंकि सबकी जेनेटिकली बॉडीज की मेकिंग अलग होती है और किसी को ये नहीं अंदाजा होता कि वो कितने अल्कोहलिक हो सकते हैं। शायद मेरे साथ वो हुआ। ये नहीं कि मैं हर दिन पीता था, लेकिन मुझे वो मेरा दिमाग को खराब कर रहा था। और जब आपका दिमाग खराब होता है, एक ही आदमी पे ज्यादा गुस्सा या जो भी नाराजगी होती निकालते, वो आपकी वाइफ होती है। और क्योंकि वही आपका दुख दर्द संभालने वाली। And I think my wife is the reason why I am sitting here today and giving an interview to you. And she was a working professional. And she was a working professional. उसके पहले नौकरी करो फिर आपको सहो। हाँ, तो उसने मुझे संभाला। तो whatever I am today, सब कहते हैं ना that मेरे लिए मेरा सबसे important इंसान मेरी वाइफ है। ये नहीं कि मैं अपने मम्मी पापा को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन आपकी वाइफ जो देखती है आपका, वो आप अपने माँ बाप को नहीं दिखा सकते। वो डार्क साइड। हाँ, तो आई एम जस्ट वेरी ब्लेस्ड। नाइस। देर से एहसास होता है। मेरे यहाँ मनोज मुंतशिर जी आए थे तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आदि पुरुष के पहले अपनी बीवी की कदर नहीं थी। जब लाइफ में डाउनफॉल आया, देन ही रियलाइज कि उनकी वाइफ नीलम जी ने उन्हें कैसे संभाला, एंड ही इज सो थैंकफुल। नहीं, मैं तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सक्सेस और डाउनफॉल। मेरी वाइफ नहीं, ही सेड मैं बिजी था, मैं ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो ग्रांटेड ले रहा था कि ये तो है ही। ऐसा नहीं, मैंने कभी नहीं लिया ग्रांटेड वाइफ को, लेकिन आपने मेहनत की थी ना उन्हें पटाने में। नाइस। जॉइंट फैमिली, आइसोलेटेड फैमिली में क्या डिफरेंस होता है सर? जब आपकी अपब्रिंगिंग जॉइंट फैमिली में यही होता है कि आप एक छत के नीचे सब रहते हैं। मेरे हिसाब से जॉइंट फैमिली तब भी एग्जिस्ट करती है क्योंकि सब सोचते हैं ना जॉइंट फैमिली वही होती है जो एक छत के नीचे रहती है एक साथ। ऐसा नहीं है। जॉइंट तब होती है जब आपका रिश्ता कायम स्ट्रांग रहता है। चाहे आप, क्योंकि कभी कोई लोग हैं जो जॉइंट एक बंगले में नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास वो इतनी जगह नहीं होती, वो अलग जगह रहते हैं। लेकिन अगर वो प्यार और वो अपनापन बना रहे तो वो जॉइंट फैमिली है। तो हम लकी हैं, हम एक छत के नीचे रहते हैं हम सब साथ में। और मतलब इसकी खासियत तो यही कह सकता हूँ कि हम कभी अकेला नहीं फील करते।
कोई ना कोई होता है दुख दर्द सुनने वाला आसपास। मेरे बच्चे मुझे जब मैंने शादी की थी तो मैं चाहता था मेरे बच्चे जल्दी पैदा हो, ताकि जो मैंने सीखा अपने मम्मी पापा से वो मैं शायद फिल्टर हो गया मुझसे और मैं सिखा ना पाऊँ। मेरे मम्मी पापा के साथ टाइम बिताएंगे तो वो समझेंगे इन चीज़ों को। तो those are the things which are good about living in a joint family, you know. Your brother is always there for you. My brother is like a father figure. Obviously 11 साल का अंतर है। तो मेरे को अपने बच्चे जैसे, अपने बेटे जैसे समझते हैं। ये जब मैं छोटा था तब मैं थोड़ा चिढ़ता था कि यार बाहर जाने नहीं देते, घर पे रहो, कहाँ जा रहे हो, घूमने क्यों जा रहे हो, नाइट क्लब क्यों जाना है। सुबह उठा देते थे एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी। मैं बोला यार ये कैसा भाई है। मार खाई आपने कभी सनी देओल से? सिर्फ एक बार, वो भी पढ़ाई के लिए। वो 2.5 किलो के हाथ से? हाँ, मतलब आपके बड़े आपको मारे, चाहे 2.5 किलो का हाथ भी 10 किलो का लगता है। तो मैं तो रोने लग गया जोर से, तो वो घबरा गए, फिर उनको बुरा भी लगा, फिर मुझे गले लगा लिया। इज अ वेरी स्वीट इमोशनल पर्सन। मैं जितने भी इंटरव्यूज देखता हूँ हर आदमी कहता है कि वो सिर्फ बाहर का है, अंदर से सनी देओल से ज्यादा इमोशनल इंसान, सेंसिटिव इंसान कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल, मतलब क्या है ना, वो लोग जब मिल नहीं पाते किसी से, क्योंकि एक्टर्स हैं, स्क्रीन की जो इमेज बन जाती है ना, वही समझने लगते हैं इंसान। वही मतलब वो 2.5 किलो का हाथ, डर जाते हैं, वही गदर का फील, वही मतलब वो सब देख उनके दिमाग में वही रहता है। अरे सर हमारा छोड़ो, राइटर्स डायरेक्टर्स को, इम्तियाज अली का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। सो इम्तियाज अली सेट कि हम सोचा ना था बना रहे थे, अभय देओल सब साथ में थे और हमें कहा गया सनी जी से मिल लो। तो मुझसे उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने कहा कि यार तुम इस स्क्रिप्ट में हीरो को थप्पड़ खिलवा रहे हो और सनी पाजी के पास ले जा रहे हो, उनको जानते हो कितना गुस्सा करते हैं, वो तुम्हें थप्पड़ मार देंगे। एंड ही वाज स्केयर्ड कि मुझे थप्पड़ पड़ जाएगा। शिमला गए एंड देन ही सेड कि यार ही वाज सच अ नाइस पर्सन, स्वीट पर्सन, शाय गाय, सो सेंसिटिव। और मैं दिमाग में वही स्टीरियोटाइप लेके बैठा था कि सनी देओल का मतलब बस डिशुम डिशुम डिशुम। वही सब समझते हैं। मेरे हिसाब से तो सोचना था, इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म। उसका जो म्यूजिक एल्बम है मेरी फेवरेट है। आई लव द साउंड ट्रैक ऑफ दैट फिल्म, आई लव द वे इट वाज, आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट सोचा ना था। एंड उसके गाने मुझे आज तक, मतलब मेरा फेवरेट गाना है वो था, एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था, कभी आते जो फल तो ठीक था, जो ना फले तो ना सही, ए जिंदगी हर एक रास्ते से हमने पुकारा तुम्हें, सोचा सवारा तुम्हें। आई लव दैट सॉन्ग। इट्स लाइक आई यूज्ड टू लव दैट सॉन्ग सो मच दैट आई हैव हर्ड इट, इट्स ऑलवेज बीन ऑन माय प्लेलिस्ट। एंड इट्स सैड दैट दैट फिल्म डिडंट वर्क ऑन बॉक्स ऑफिस, बिकॉज़ इट वाज सच अ नाइस फिल्म। तो इम्तियाज अली को पहला ब्रेक सनी देओल ने दिया था। हाँ। बॉबी देओल इम्तियाज अली बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ। बॉबी देओल ने क्लासिक कल्ट इम्तियाज अली की लाइफ की जब वी मेट को प्रोड्यूसर ने पहुंचाया। Now when you look back, दिल में कभी तकलीफ होती है उस वक्त कि जिस दोस्त के लिए इतना स्टैंड लिया? नहीं, समय खराब था तो फिर आप बाहर हो गए, स्टैंड लेना चाहिए था इम्तियाज को। मेरे कोई गिले शिकवे नहीं है, मेरे किसी से कोई। उस दौर में डेफिनेटली आई वाज अपसेट, आई वाज हार्ट ब्रोकन। कुछ काम नहीं हो रहा था। मैंने इम्तियाज की सोचा ना था आधी देखी थी और मैंने उसको कह दिया था कि मेरा तो स्क्रिप्ट लिख, मेरे को तेरे साथ काम करना है। मतलब मैं इतना इम्प्रेस था उसके साथ और उसने लिखना शुरू किया है। लेकिन यही है कि मेरा उस दौर इतना काम चल नहीं रहा था। जो प्रोड्यूसर्स को मैंने बोला इम्तियाज को लो, वो बोलते नहीं इम्तियाज के साथ नहीं करना, हम किसी और डायरेक्टर के साथ करेंगे। फिर वही प्रोड्यूसर ने इम्तियाज को लिया, जिस मैंने करीना से कहानी सुनवाई थी, करीना ने ना बोल दिया था उस वक्त। फिर करीना ने फिल्म की, फिर मुझे निकाल दिया। पर उस वक्त बुरा लगा था। बुरा किससे लगा था? आपको फिल्म से निकाला गया या जिन दोस्तों के लिए आपने स्टैंड लिया था उन दोस्तों ने आपके साथ छोड़ा? बुरा दोनों बात का होता है ना, निकालना। और जो मेरा एक दोस्त था उसने मेरे साथ काम नहीं किया। लेकिन मैं उस वक्त, मैं भी काफी साल पहले की बात है, तो अब जब बुरे दौर से गुजरे तो आपकी मैच्योरिटी थोड़ी सी हिल जाती है, आपका सोच समझ हिल जाता है। पर अब मैं पीछे देखता हूँ तो इम्तियाज को भी अपना नाम बनाना था, उसको भी आगे बढ़ना था। अब मेरी वजह से मैं नहीं चाह रहा था वो रुके। मैंने उससे एक बारी बात भी की थी ऐसे, पर हुआ वो। पर अब मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि इम्तियाज के साथ मैं फिल्म करूं। बस उसके साथ मस्ती करता रहता हूँ कि जब तू मेरे साथ फिल्म करेगा वो तेरी बेस्ट फिल्म होगी। मैं अभी मजाक करता हूँ उसके साथ। He's a great director. We all love him. He's a great guy also. हाँ. He's a very nice person. I really got along. I still meet him. I mean, उसका मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन सेम डेट पर है, 16 जून को। तो मैं तो हर साल उसको विश करता हूं। आप कभी छेड़ते हो उन्हें कि तूने मेरी पिक्चर नहीं बनाई? नहीं, अब क्या छेड़ना, अब तो पुराने
बात कब की अब तो मैं भूल। बट जैसे जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि प्रीति जिंटा को भी पहली फिल्म आपने दिलाई थी। प्रीति जिंटा को मैंने नहीं दिलवाई थी, मैंने नाम लिया था। हाँ, मैंने कहा, मैं ना प्रीति जिंटा को, मेरे दोस्त हैं उनके थ्रू मैं प्रीति से मिला था। वो उस वक्त वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, कभी उसने फिल्म का जिक्र नहीं किया था। तो फिर मैं शेखर कपूर के ऑफिस जाया करता था, क्योंकि शेखर वो सपोज टू डायरेक्ट मेरी पहली बरसात, पर वो बनाई नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि उसको बैंडिट क्वीन मिल गई थी। तो मैं एक दिन ऑफिस गया तो बोलते स्क्रीन टेस्ट चल रहा है, क्योंकि तारा रंपम करके एक फिल्म बन रही थी, उसके लिए स्क्रीन टेस्ट चल रहा है। तो बोलते हाँ ये वो एक लड़की प्रीति आई थी। मैंने कौन प्रीति? प्रीति जिंटा। मैं बोला क्या प्रीति जिंटा आई थी? दिखा मुझे उसका स्क्रीन टेस्ट। मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा काम स्क्रीन टेस्ट। आपको भी डिम्पल अच्छे लगे उनके? डिम्पल नहीं, मेरे को उसकी होल उसका पर्सनालिटी, उसका होल क्यूटनेस। और तो मैं सोल्जर साइन कर रहा था, तो मैंने कहा वो लड़की ढूंढ रहे थे नहीं, तो मैंने कहा प्रीति जिंटा करके लड़की, आप बात कर लीजिए। ये नहीं क्या कि आपको उसको ही लेना है, ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ बोला यू रिकमेंडेड, बट आपको पहला पुश जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीति ने मना किया था इसके लिए जब वी मेट के लिए? तब नहीं, मेट ने उससे थोड़ा डिले बोला था, बोलती थी कि मैं 7 महीने बाद कर सकती हूँ। तो तब तक इम्तियाज वेट नहीं कर पाया। मेरी किस्मत में नहीं लिखा था ना, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है वही होता है। नाइस। समय बहुत ताकतवर होता है, समय की सबसे अच्छी बात है तो समय समय से बदल जाता है। बरसात शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, हालांकि इस लुक पे अगर आप बैंडिट क्वीन में होते तो अच्छे लगते। नहीं मैं, हाँ वही, लेकिन मनोज सबने कितना अच्छा काम किया। वो बैंडिट क्वीन वाज अ वेरी नाइस फिल्म, सुपर्ब, वेरी वेरी नाइस। वो बॉबी देओल कम सूट करता, ये वाला बॉबी देओल सूट करता उसमें। अब तो मैं वही, मतलब अब क्या कहूँ, मतलब शेखर के साथ, शेखर से स्वीट हारी था डार्लिंग। वो बीच में मिला था मुझे एनिमल के बाद में, कह रहा था मैं कुछ करना चाहता था तेरे साथ, आई लव्ड यू इन एनिमल, पर वो फिर मिला और चला गया। बरसात की कुछ मेमोरीज बताइए, कोई अच्छी मेमोरीज, बिकॉज शायद 2 साल फिल्म डिले हो गई थी इसी वजह से। वही मेरी पहली शूटिंग हुई थी मेरे जन्मदिन पर 27 जनवरी को। तब 24 साल के थे आप? 24 नहीं, मैं 23 साल का था। 23 साल के थे, क्योंकि मेरी फिल्म लगी थी जब मैं 26 साल का था। हाँ, तो शायद मैं 22 साल का होऊंगा, अभी इतना याद नहीं, क्योंकि मेरी फिल्म लगी थी 26 साल का एज पर, और 2 साल लगे थे बनने में जब से शुरू हुई थी। और शेखर के जाने और राज संतोषी डायरेक्शन के बीच में भी 1 साल लग गया होगा, क्योंकि उस वक्त फिल्म में 2-2 साल लगते थे बनने के लिए, ऐसा होता था। अब तो ऐसा होगा तो प्रोड्यूसर ही खत्म। अब तो अक्षय कुमार 1 साल में 5 पिक्चर निकाल लेते हैं। हाँ वो अक्षय। तो अच्छी मेमोरीज तो मेरी यही थी। एक्चुअली मेरा फर्स्ट शॉट जब मैंने फेस किया कैमरा, वो शेखर के साथ था। तो वो फर्स्ट मोमेंट तो मेरा वही था शेखर के साथ। मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, नीचे आता हूँ, कैमरा लगा हुआ था ट्रॉली पर, और मैं आता हूँ और स्माइल करता हूँ। वो मेरा पहला शॉट था जो किसी ने देखा नहीं आज तक, और ना कभी देखेंगे, क्योंकि वो कभी अभी है ही नहीं। वो मेरा पहला शॉट था। नदीम श्रवण से 100 गाने सुन डाले थे आप लोगों ने। हाँ, they were amazing musicians, directors, music directors। मतलब क्या उनकी पूरी बैंक था उनके पास। मतलब मुझे उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने में मजा आता था, क्योंकि वो नेचुरल की आइसक्रीम खिलाते थे हमेशा। उनको आइसक्रीम खिलाने का बहुत शौक था सबको। आपको मीठा खाने का शौक? मेरे को तो बहुत बड़ा मीठा खाने का शौक है। तो फिर पापा ने एक दिन घर पे बुला लिया उनको। 2-3 घंटे हमने गाने सुने, सारे गाने एक से बढ़कर एक। दीवाना में कौन कौन से गाने गए थे? सारे जितने भी दीवाने में, सारे गाने हमको सुनते। तो ये गाना कोई ना कोई चाहिए आपका भी हो सकता था? नहीं, वो हो नहीं सकता, नहीं, पर उससे हमें पापा की चॉइस थी जो गाने हमने चूज किए, तो वो अलग है। पर मेरे गाने भी अच्छे थे, दीवाने के भी अच्छे थे, सबके अच्छे थे। बरसात का कौन सा गाना फेवरेट है आपका? हमको सिर्फ तुमसे प्यार, हमार सानो। वो वहां शूट किया था मडी में, ठंड में, घोड़े को लेके जा रहा हूं मैं। पर वो मजा आया था। क्या गॉसिप हुई थी जब आप आए थे? क्योंकि अभी मैं कई लोगों से बात करता, एक IRS उनका इंटरव्यू किया था मैंने। तो ही सेड आई वाज यंग उस टाइम जब बॉबी देओल आया था। तो हम सब में भूत सवार हो गया था, लंबे बाल रखने का, जैकेट पहनने का, क्योंकि ये वाला देवल पुराने देवल से अलग था। पर मुझे लंबे बालों का बहुत शौक था, और उस वक्त कोई हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होता था, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप होते थे, मेकअप करने वाले।
और नहाए धोए, बाल सूखे, शूटिंग कर ली। तो मैं लकी था, मेरे घने बाल थे उस वक्त बहुत, और अपने आप ही उनकी फ्लो अच्छी थी। और मुझे लंबे बाल का शौक था, मेरे तो इतना शौक था कि मैं चाहता था मेरे बेटे उगाएं, वो उगा ही नहीं रहे थे। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में सबके बाल लंबे हो गए, मैं बहुत खुश था। कोविड में एक चीज मुझे देखने को मिल गई, मेरे बच्चों के लंबे बाल यहाँ तक हो गए थे उनके बाल। पर शौक था, ये कभी नहीं सोचा कि मेरा कुछ अलग है ऐसा कुछ। मैं तो बस, मैं जो था मैं वो था, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अपने बाल कहाँ कटवाए थे, बादल में या बिच्छू में? बादल में। बादल में कटवाए थे। बिच्छू में भी छोटे बाल थे, वहां से फिर छोटे आ गए, फिर छोटे, फिर कंटिन्यूटी हो गई थी ना। फिर वो लंबे बाल करने का टाइम नहीं मिल रहा था। फिर अभी किया ना मैंने बाल लंबे, एनिमल में। हाँ, और फिर तो जब वो लंबे बाल वाले से छोटे बाल पे आया होगा, आपको बाल पसंद भी थे, एक बार मान गए थे आप बादल में? मैं मान गया था, क्योंकि मेरे को ये बात तो समझ में आ गई थी कि हर कैरेक्टर के बाल लंबे नहीं हो सकते, लेकिन छोटे बाल वाले कैरेक्टर सब हो सकते, तो इसीलिए मैंने कटवा लिए। एक सवाल और बताया था, अब्बास मस्तान के साथ अगली फिल्म कब आएगी? बिकॉज सोल्जर, अजनबी, हमराज, नकाब, प्लेयर्स, रेस 3, कोई सीरीज शायद आपकी आ रही है? नहीं, कोई सीरीज हमने एक फिल्म की थी अभी साथ में, पर वो पता नहीं क्या हुआ, बाहर आई नहीं अभी तक, तो मैं उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। अब्बास मस्तान ने कितना बड़ा रोल आपकी लाइफ में? बिकॉज ये सारी अभी कल्ट फिल्म है। अब्बास भाई, मुस्तान भाई और हुसैन भाई, 3 भाई हैं ये। हुसैन भाई एडिटर है, दे ट्रीट मी लाइक द यंगर ब्रदर, सॉरी। और हमेशा बहुत प्यार से काम करवाया मुझसे। और हमारी मतलब वो एक ही डायरेक्टर जिनकी सबसे ज्यादा फिल्में की होंगी मैंने, जिन्होंने सारा रिपीट किया आपको? हाँ, हमेशा रिपीट। मतलब मैं तो चाहता था वो हर फिल्म मेरे साथ बनाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और पर मैं बहुत, मतलब वो एक बड़ा हिस्सा ही बन गया ना मेरी करियर में, क्योंकि जो भी मैंने आपने नाम लिया फिल्मों के, वो सब मेरी अच्छी फिल्मों में के नाम है, मोस्ट ऑफ देम। अजनबी में हालांकि पहले नेगेटिव रोल शायद आपका था। हाँ, पर वो बदल दिया क्योंकि उन्हें लगा कि सोल्जर में मेरा कैरेक्टर ज्यादा नेगेटिव दिख रहा था, तो वो चाह रहे थे कि ऑडियंस को ऐसा नहीं पहले से लग जाए कि तू नेगेटिव है। मैंने बोला ठीक है। ओके, कुछ सर रैपिड फायर क्वेश्चंस हमने रखे हैं, ऐसे थोड़े फनी क्वेश्चंस लाए हैं। किसी मूवी में काम करने के बाद पछतावा हुआ, इसमें नहीं करना चाहिए था? हुआ है, बहुत बार हुआ है, 2-3 बार ही हुआ है, नाम नहीं ले सकता। पहली बार फेम का एहसास कब हुआ? फेम का एहसास मतलब ये कि लोग मुझे चाहने लगे हैं, तो पहली फिल्म के बाद ही हुआ था। कि मुझे जहां जाता था लोग मुझे बहुत मिलते थे, तो बहुत खुश होते थे, थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, तब हुआ था एहसास। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ी कोई तोप चीज हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं खुश था कि लोग काम पसंद कर रहे हैं। बॉबी देओल ने अपने बारे में सबसे बड़ी अफवाह क्या सुनी है? कि मैं डीजे हूं। सर अभी भी आर्टिकल छपा पड़ा, मैंने आपको देखा, तो डिलीट करो। फिर मैं डिलीट कैसे कर रहा हूं? अभी जो है बोलो आपकी यार, तुमने अभी भी छाप रखा है, लोग उसमें अभी भी ट्वीट कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, इतना टाइम लग गया मेरी एज बदलते में। मैं 69 का बॉर्न हूं, मेरी एज को उन्होंने बढ़ा दिया था। मैंने बोला यार क्यों बूढ़ा कर रहे हो, जब मैं हूं ही बूढ़ा ऑलरेडी। ओके, क्या बॉबी देओल वाकई में वो पहले इंसान है जिन्होंने एयरपॉड 2008 में यूज कर लिए थे? ऑब्वियसली नहीं। ये तो मैंने वो फिल्म की थी चमकू। हाँ, उसमें मैं एक एजेंसी का आदमी हूँ जो बुरे लोगों को पकड़ रहा है, तो वो सुनने के लिए पीस लगाते हैं। तो 2016 में एयरपॉड आया, इसीलिए लॉर्ड बॉबी बन गया। हाँ, वो बन गया। मैं 2008 में आप उसको लगा घूम रहे थे। एक और सवाल आया था, क्या लॉर्ड बॉबी को पता था 1997 में कोविड 2020 में आएगा? क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय का RT-PCR टेस्ट कर लिया था। ये मीम वाले की सोच बहुत कमाल की है। बट सी, इट्स एक्चुअली RT-PCR. This is one of the most funniest and apt thing for COVID testing. क्या मुश्किल होती थी यार कोविड टेस्ट करने के टाइम। वो आते थे, नीचे बैठो, पहले तो पूरा वो सूट पहनो, फिर वो सूट पहन के आता है, फिर एकदम से वो लेता है और ऐसे नाक में डालते हैं कि आदमी हिल जाता है, पूरा दिमाग हिल जाता था। बट ये एक्चुअली ऐश्वर्या का सच में आपने ऐसे किया था, चेहरा पकड़ा और उसमें नाक पे डाल। नहीं, वो तो भी एक्टिंग करनी पड़ती, थोड़ा बहुत तो किया था, तो ये नहीं कि ऐसे आराम से किया था। बट यू वर ब्लेस्ड, आपके साथ
ऐश्वर्या राय की पहली फिल्म बॉबी देओल के साथ, प्रीति जिंटा की पहली फिल्म बॉबी देओल के साथ, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स आगे लारा प्रियंका, उनकी भी कई सारी फिल्में आपके साथ। हीरोइन आपको अच्छी मिली है हमेशा? मैंने फिल्में अच्छी मिलनी चाहिए थी, हीरोइनें मतलब अच्छी हैं, सब अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे एक्टर्स और अच्छी फिल्में मिले, वही चाहिए आदमी को। अभी फिर मन नहीं करता हीरो बनने का? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अभी भी हीरो ही हूँ। मैंने कहा ना बचपन से मुझे हीरो बनना था, मैं हीरो बन गया हूँ। गाल खींचते थे, बोलते तू क्या बनेगा? हीरो बनूंगा। मेरे दिमाग में मैं आज भी हीरो ही हूँ। ओके, रैपिड फायर में ग्लास सर पर डांस करना, सर पर ग्लास रख के डांस करना, या बिना शर्ट के साइलेंस एंट्री करना? सर पे ग्लास रख के डांस करना। कितने टेक में हुआ था? वो तो पहले से ओके हो गया था, फिर अलग एंगल से शूट कर रहे थे। और वो भी जो नाइफ वाला किया था मैंने, टाइम कम था हमारे पास, लोकेशन के लिए बस 1 घंटा बचा था। बस मेरे को बोला दरवाजा खोलना, यू जस्ट लुक एट योर वाइफ एंड यू डू दिस एंड दिस। मैं केक खा था, बड़ा टेस्टी केक था, रेड वेलवेट केक था। अगर आप जानना चाहते हैं मैं क्या खा रहा था, रेड वेलवेट चीज केक। इतना टेस्टी था कि मेरे चेहरे पर वो दिख रहा था मुझे। एक थोड़ी सी मेथड एक्टिंग सी हो गई थी, खा के मैंने ऐसे से किया था। डीजे बॉबी मीम्स या आश्रम वाले बाबा के मीम्स? ऑब्वियसली आश्रम वाले बाबा। क्या बदल दिया सीरीज ने आपकी लाइफ में? सब बदल दिया यार, सब लोग सोचने का तरीका एज एन एक्टर, कि बॉबी देओल में है वो बात कि वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, डिफिकल्ट कैरेक्टर्स कर सकता है। वही मैं चाह रहा था, वही हुआ आश्रम से। अगला सीजन कब आ रहा है? ये तो मैं अभी प्रकाश जी को मिला था, मैं उनके स्टूडियो में डबिंग के लिए गया था, तो वो लिख रहे हैं अभी तक। जब पता नहीं, अभी अमेज़न वालों को पूछना पड़ेगा ये सवाल। ओके, धर्म पापा की डांट या मम्मी की चप्पल? मम्मी की चप्पल, क्योंकि वो बाद में बड़ा हो गया तो चोट नहीं लगती थी उसकी। मैं बोलता था माँ आप क्यों मार रहे हो, अब तो चोट भी नहीं लगती। कसके खाई आपने? हाँ, नहीं बचपन में तो थोड़ा सा भी मारो तो ऐसे लगता था पता नहीं बहुत जोर से मार दिया। मुझे लगता मेरी माँ ने कभी जोर से मारा नहीं होगा, ऐसे ही लगता होगा जोर से मारा है जब छोटे थे। पर बड़ा हुआ तो मैं चला गया था खंडाला घूमने, ऐसे ही भैया ने नई गाड़ी खरीदी थी, उसकी रिवॉल्विंग सीट थी आगे की फिएट में, तो मैं और मेरे 2 दोस्त बैठे, निकल गए खंडाला के लिए, चलो ड्राइव मार के आते फिएट, और आगे की सीट उल्टी की, तीनों एक दूसरे को देख के बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम घूम कर आ गए। शाम को मम्मी वेट कर रहे थे घर पर। ये आपके बॉबियंस की तरफ से एक फैन क्वेश्चन सेगमेंट आया था, 6-7 सवाल है, ये आपके कट्टर फैंस उन्होंने भेजा था। अब्बास मस्तान के संग कितनी फिल्में की हैं बॉबी देओल ने? कितनी फिल्में की हैं मैंने? देसी, यू रिमेंबर नॉट? ओके, आई रिमेंबर। फर्स्ट सोल्जर, ओके, अजनबी, हमराज, नकाब, ये हाइस्ट वाली, मनी हाइस्ट वाली फिल्म, क्या नाम है इसका? मेरे को तो याद है, प्लेयर्स 5। फिर अभी एक फिल्म की है जो रिलीज नहीं हुई, 6, गुप्त, हमराज, 6 फिल्में। सबसे फेवरेट कौन सी है आपकी? सोल्जर। वाई सोल्जर? पहली फिल्म थी उनके साथ, और पहला जो भी कदम लो किसी के साथ, वो हमेशा याद। किसने इमेजिन किया था कि सोल्जर सोल्जर गाना बन जाएगा, इतना आइकॉनिक बन जाएगा? हाँ, वो तो अनु मलिक का मैजिक था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोल, नर्सरी राइम जैसा गाना था ना। मतलब रिंगा रिंगा रोजेस, हाँ, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, और उस पे वाइब ले रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी भी अच्छा लग जाता है। वही 2 बरसात आपने की। हाँ, टोटल कितनी बरसात बनी है? मेरे साथ तो सिर्फ 2 बनी है। वैसे तो राजी की बरसात। सेकेंड वाले में यू वेर, आई थिंक अक्षय कुमार को रिप्लेस किया था। हाँ, मैंने रिप्लेस नहीं किया था, अक्षय कुमार ने छोड़ दी थी। हाँ, तो मैंने की थी। ओके, एक कुछ फनी क्वेश्चन जिसमें थे, जैसे एक क्वेश्चन था कि पम्मी पहलवान को इतना परेशान क्यों करते हैं लॉर्ड बॉबी? क्योंकि वो कुश्ती ठीक से कर नहीं रही। क्या बोलूं मैं? अगर बॉबी देओल को अपनी पुरानी फिल्मों को रीमेक बनाना हो तो गुप्त 2, सोल्जर 2, बिच्छू 2, कौन सा बनाएंगे वो? सोल्जर 2। Why? Because it can still be made. Actually बिच्छू में मर जाता हूँ ना एंड में, और गुप्त में मर्डर तो मिल गया था, तो सोल्जर ही बन सकती है पार्ट 2 में। आर्यन खान ने दिखा भी दिया है बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ऐसे थे। भोपा स्वामी का शुद्धिकरण क्यों करवा दिए थे आप? वो बदमाश हो गया था, वो बदमाशी मैं सहन नहीं कर सकता।
बट आश्रम बहुत आइकॉनिक हो गया सर, आप देखो लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं। वही मेरा और भोपा का रिलेशनशिप एक्चुअली मेरा अच्छा दोस्त बन गया चंदन। क्या हुआ, जैसे आश्रम की शूटिंग फर्स्ट सीजन खत्म हुई, हम लोग इतने नजदीक हो गए थे क्योंकि अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे और एक छोटे से होटल में थे, तो हर दिन बैठना उठना साथ में। और जैसे कोविड आया उसी के 2 महीने बाद मेरे घर आए पहले डिनर पे, मैंने सबको बुलाया, सबने खाना खाया और सोचा कि मिलते रहेंगे ऐसे। फिर कोविड आ गया, फिर हर दिन शाम को हम लोग व्हाट्सएप वीडियो पे बातें करने लगे, तो रिश्ते और मजबूत बन गए हमारे। मैंने MX प्लेयर डाउनलोड किया उसके चक्कर में। अब तो अमेज़न पे आ गया। एक विकास जी है, उन्होंने सवाल भेजा था कि आश्रम सीरीज वाला लड्डू मिल सकता है? नहीं यार, थोड़ा सा वो शक्कर कम हो गई है, मिल नहीं रही आजकल। शक्कर का स्टॉक आएगा तो बना के खिलाता हूँ। ओके। एनिमल मूवी में जो गाना था उसके मायने पता है आपको? कौन से गाने के? नहीं यार, म्यूजिक बीट अच्छी थी, मायने नहीं मालूम मुझे। मैं जब गाने सुनता हूँ ना, ज्यादातर मुझे अगर धुन अच्छी लगे ना तो मैं वो गाने सुनता रहता हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एडल्ट सवाल भेजा है किसी ने। आश्रम में गंदे गंदे सीन करते वक्त लॉर्ड बॉबी को अंदर से अच्छा फील हो रहा था? मैं ये कैसा उठा, अभी मैं एक्टर हूँ, मैं जब सीन करता हूँ तो मैं एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर प्ले करता हूँ। डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट टू प्ले दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स इन अ फिल्म, बट इट्स नॉट लाइक मैं शाम को जब भी मैं कोई नेगेटिव सीन्स किए हैं तो मैं शाम को उन्हीं दोस्त के साथ बैठता था अयोध्या में और हंसते गाते, मतलब मस्ती करते रहते थे। हाउ यू फाइंड अयोध्या? I was basically working from morning। मैं 4 बजे उठता था। नहीं आप? नहीं, मैं 4 बजे उठता था, 5:30 बजे जिम में होता था, 5:30 जिम से प्रकाश जी निकल रहे होते थे, मतलब वो 4-4:30 बजे पहुंच जाते थे जिम। फिर मैं नाश्ता करता था, 7 बजे, 7-7:30 बजे हम लोग शूटिंग पे, रात को 10-11 बजे वापस। तो ऐसा था हमारा अयोध्या में। एक बारी हम लोग कहीं शहर के अंदर शूट करे तो वहां पे आलू टिक्की खाई थी, बड़ी टेस्टी थी, वो भोपा स्वामी लेकर आया था, तो मैंने उसकी खा ली थी। वो अभी तक मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैंने उनकी आलू की टिक्कियां खा ली थी। लास्ट क्वेश्चन मेरे ये अयोध्या से याद आया मुझे, जब समय खराब चल रहा होता है तो इंसान का कई बार भगवान से विश्वास टूट जाता है। वो जर्नी जो आपकी पूरी रही, इसमें ईश्वर से कैसा आपका उतार चढ़ाव रहा रिश्ते का? देखिए, मेरे लिए मैं यही समझता हूँ कि भगवान हमारे अंदर है, और अंदर मतलब हमें भगवान ने गिफ्ट दिया हुआ है। अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आप कभी आगे कदम ले नहीं सकते विद कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर विश्वास है तो आपको भगवान में विश्वास आपका सच्चा है। मैं ऐसे सोचता हूँ, और आई नेवर ब्लेम गॉड फॉर दिस। आई ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प कि मुझे एक रास्ता दिखा दो कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। लेकिन रास्ता हमारे अंदर ही है, और वो मुझे मिल गया और मैं चल पड़ा। अनुराग कश्यप के साथ बंदर, उसके बाद आगे क्या क्या? अल्फा, ये यशराज फिल्म्स की है अल्फा, जिसमें आलिया के साथ काम कर रहा हूँ। ओके, वो तो कह रहा था ना, शर्वरी एंड आलिया। तो मैं पहली रणवीर के साथ की मेरा फेवरेट, अभी मैं आलिया के साथ कर रहा हूँ, तो दोनों के साथ। और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सर? अब मैंने वेब सीरीज शुरू की, उसकी बात नहीं कर सकता। हाउस वर्किंग विद अनुराग कश्यप? It was great experience. It was like going to an acting school, because he really makes you understand yourself as an actor. अनुराग कश्यप को एक क्वालिटी बतानी आपको, because he is one of my favorite director. He is just amazing. जैसे वो एक्टर से काम निकलवाता है, जैसे वो समझता है हर एक कैरेक्टर को, कैसे उनसे बातें करके, और कभी ऐसे नहीं फील करने देता कि आपको नहीं आ रहा, और उसी चक्कर में आपको आने लग जाता है सब। He makes it very easy. I don't know how to explain it. मैंने जो शॉर्ट्स दिए, इतने लंबे शॉर्ट्स दिए 11-11 मिनट के, और कभी डायलॉग देता नहीं है टाइम सेट पर, वो सेट पर ही देता है। तो आपको, पर वो लिखे ऐसे जाते हैं कि आप, दे लाइक स्पोकन वर्ड्स, तो आपको ऐसा, मैंने कभी इम्प्रोवाइजेशन नहीं की तो इम्प्रोवाइज करने को मिल गया। पर ही इज गॉट अ डिफरेंट टेक्निक ऑल टुगेदर। जाते आते सर, बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी लाइफ को लेके बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बड़ी रोलर कोस्टर रही है। हाउ यू समराइज लाइफ? जिंदगी को कैसे देखते हो आप इतना तजुर्बा लेने के बाद? अगर किसी नए को बताना, उतार चढ़ावों से जो गुजर रहा हो। क्या बताऊं मैं यही कह सकता हूं कि
The fault lies with you, not with others. So if you want to move forward, don't blame others. Just believe in yourself and everything will be fine. हम अपने ऊपर विश्वास रखो, किसी और को इल्जाम मत दो कि मेरा काम नहीं बन रहा, क्योंकि अगर इल्जाम देते रहोगे तो एक्सक्यूज बन जाता है आपका, और उस पर जियोगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये मेरी लाइफ की जर्नी ने मुझे सिखाया और ये मुझे आज यहाँ तक ले आई है। जो नए बच्चे बॉबी देओल को ना जानते हो, उन्हें जाते आते कोई 5 गाने, ये गाने सुनो बॉबी देओल को समझ जाओगे। ये मेरे प्लेलिस्ट के 5 फेवरेट गाने। मेरे फेवरेट है ऑब्वियसली बैड्स ऑफ बॉलीवुड में फेमस हो गया दुनिया हसीनों का मेला, एक फिर चोरी चोरी जब नजरें मिली, करीब ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत गाने उस मूवी के। फिर लव तुझे लव मैं करता हूँ फ्रॉम बरसात। फिर इसी में गाना और था, हाँ बरसात में तो बहुत गाने थे। करीब में भी था चुराओ ना दिल मेरा, बट आप उसको हम हटा देते, वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, 3 हमारे हो गए। फिर हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, फिर लव तुझे लव मैं करता हूँ, और जमाल कुड़ू, वो गाने के शब्द मुझे नहीं मालूम, जिसमें मैं सर पे ग्लास रख के डांस करता हूँ। सिलसिले मुलाकातों, उसमें शायरी सुनाई थी आपने। मुझे याद नहीं है अभी। ऐसे तो अब्बास भाई ने एक और गाने में भी आवाज डाली थी, कौन मैं हाँ तुम, कौन बस तुम। क्या कल्ट गाने अजनबी के। हाँ वही। अदनान सामी ने एकदम जहर बोल दिया था। ये मॉरिशस में शूट किया था हमने। एक और हमराज में तो शायद आपका है। नहीं मेरे हमराज नहीं, इसमें गाना नहीं, इसमें लाइन में है वो जो गाना उदित नारायण ने गाया है, मोहब्बत की पराकाष्ठा पार करते हुए, तुम्हारी तरफ नजर किसी और का होगा तो ऐसा वैसा। मैंने कहा ये पागलपन की। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू एंड बेस्ट विशेस आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड आई होप यू कीप इंस्पायरिंग अस। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू मैन। थैंक यू सो मच।